नमस्कार छात्रों, आज हम लोग एक नए अध्याय को प्रारंभ करेंगे। पाठ 7 परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण व गुणधर्म। इस पाठ के अंदर मुख्य रूप से हमें परमाणु के बारे में, इसके बाद में तत्व क्या है और तत्वों के वर्गीकरण और वर्गीकरण के आधार पर उनके गुणधर्मों का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, इन सब बातों को अपन को इस भाग के अंदर पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उन बातों की चर्चा करेंगे जो हम कक्षा 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है। एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम क्या होता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि परमाणु जो है वो किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। कक्षा 9 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और हर पदार्थ का जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण होता है, जो सबसे छोटा कण होता है, जिसको आगे हम लोग और विभाजित नहीं कर सकते। यानी एक पदार्थ है या एक चौक का टुकड़ा आप लो, उसको एक टुकड़े को आपने तोड़ा, फिर उस छोटे टुकड़े को और तोड़ा, फिर और तोड़ा, ऐसे करके वो छोटे से छोटे कणों में विभाजित होता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमें एक ऐसा कण प्राप्त होगा जो आगे विभाजित नहीं होगा, और पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को, उस अविभाज्य कण को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। तो परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम व अविभाज्य कण। सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य जो कण है, इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अब परमाणु से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पुराने सदी में, जो सबसे पहले इसके बारे में बताया था, हमारे साथ एक ऋषि थे जिनका नाम था कणाद ऋषि। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से परमाणु के बारे में जानकारी दी। उनका नाम था डाल्टन। और डाल्टन जो है, उन्हीं की जो तथ्य जो उन्होंने परमाणु से संबंधित बताए थे, उसको सिद्धांत दिया गया था, और उस सिद्धांत का नाम था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, इसमें इन्होंने परमाणु से संबंधित कुछ बातें बताई, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहला अगर मैं इसके अंदर आपको बताऊं तो इन्होंने कहा, पहला वही कहा कि प्रत्येक जो तत्व है या प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, या हम कहें परमाणु से मिलकर बना। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पहली बात इन्होंने ये कही। दूसरा इन्होंने कहा कि एक ही तत्व के परमाणु आकार में, भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, हर प्रकार से वे क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। एक ही तत्व के। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि तत्व क्या होता है। तत्व हम किसको कहते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें सभी परमाणु एक जैसे हो, एक समान हो, उसको हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का तत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर सारे के सारे परमाणु किसके होंगे? ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन के अंदर सारे के सारे परमाणु किसके हैं? नाइट्रोजन के। हाइड्रोजन में सारे के सारे परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के। इसलिए ये सब क्या है? तत्व। लेकिन अगर हमारे को बोल दे क्या H2O पानी तत्व है? नहीं, पानी तत्व नहीं है, क्योंकि ये दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें कितने प्रकार के परमाणु है? 2 प्रकार के परमाणु। तो ये तत्व नहीं है, ये यौगिक है, ठीक है।
तो तत्व और यौगिक में हमें ये अंतर समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि तत्व कौन से हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें सारे के सारे परमाणु एक जैसे हैं। तब इन्होंने यही बात दूसरी कही जो तत्व के बारे में इन्होंने बताई थी कि तत्व जो होता है उसके सारे के सारे परमाणु भार में, आकार में, भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। तत्व के सभी परमाणु क्या होंगे, समान होंगे, एक ही तत्व के। लेकिन अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वे भौतिक गुणों के अंदर, रासायनिक गुणों के अंदर, आकार भार के अंदर एक जैसे नहीं होते हैं। तो हम कहेंगे कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु कैसे होंगे, अलग अलग या भिन्न भिन्न होंगे। क्यों होंगे भिन्न भिन्न? अगर हम यहाँ पर देखिए कार्बन की बात करें और हाइड्रोजन की बात करें तो क्या कार्बन और हाइड्रोजन एक जैसे हैं? नहीं। कार्बन कैसा होता है, प्रकृति में ठोस होता है। हाइड्रोजन किस रूप में है, गैसीय रूप में। किस रूप में होता है, गैसीय रूप में। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है, यहाँ पर 14। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, 32। तो सॉरी यहाँ पर 16। तो ये इसका कितना है, 7। तो यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग जो तत्व है उनके परमाणु भार भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 14। इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना है, 16। तो इस तरीके से ये सबके जो परमाणु भार है वो अलग अलग है, इनके आकार अलग अलग है, इनके भौतिक गुण अलग अलग है, इनके रासायनिक गुण अलग अलग है। ठीक है। फिर इन्होंने कहा, अगला जो इन्होंने बताया था वो बताया कि जब यौगिक बनता है, कोई अणु बनता है, परमाणु से अणु बनेगा या यौगिक बनेगा, तो परमाणु जो होते हैं वो सदैव एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। वो हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या होगी और सदैव निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे। जैसे अगर बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था H2O, पानी का जो सूत्र है, पानी यौगिक है, इसमें 2 परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं। इसमें कितने परमाणु संयोग कर रहे हैं, 2 परमाणु। कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन हमेशा इनका जो अनुपात है वो यही रहेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना होता है, 2:1। 2:1। पानी चाहे भले कहीं का भी हो, चाहे जल मिनरल वाटर हो, चाहे तालाब का पानी है, चाहे वो अफ्रीका का पानी है, चाहे वो ग्लेशियर्स का पानी, कहीं का भी होगा, हमेशा उसका सूत्र H2O ही रहेगा। और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हमेशा कितना होगा, 2:1। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, हमेशा इसका सूत्र क्या होता है, CO2। यहाँ पर 2 परमाणु है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये निश्चित अनुपात में संयोग कर रहे हैं। कार्बन का 1 है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो इस प्रकार से किसी भी कोई भी जब अणुओं का निर्माण होता है तो परमाणु जो है वो एक निश्चित संख्या में संयोग कर, और संख्या भी कैसी होगी, पूर्ण होगी। कभी भी ऐसे नहीं होता कि कार्बन है वो 2.5 है और ऑक्सीजन है वो 3.5 है। इस तरह की संख्याएं कभी भी संयोग नहीं करती है। परमाणु हमेशा पूर्ण रूप से भाग लेगा। ऐसा नहीं होता है कि आधा परमाणु ने भाग लिया, चौथाई परमाणु ने भाग लिया। रासायनिक अभिक्रियाओं जब अणु बनते हैं या यौगिक बनते हैं तो पूर्ण रूप से परमाणु जो थे वो संयोग करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है, ना कोई परमाणु नया बनता है, केवल परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, बदल जाती है। इस चीज को आप समझिएगा। जैसे मैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर लिख रही हूँ, उससे आप समझना। H2
प्लस O2 2H2। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखनी हूँ NaOH प्लस HCl, यहाँ पर बन गया NaCl प्लस H2O। ठीक है, इसके बाद में आप देखो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बन गया CO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। ये 3 रासायनिक अभिक्रियाएं मैंने लिखी है। इनसे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या बताया। इन्होंने कहा डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत था उसमें इन्होंने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो कभी कोई परमाणु नष्ट होता है और न कोई नया परमाणु उत्पन्न होगा। इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया में जो परमाणु ने जिन परमाणुओं ने अभिक्रिया में भाग लिया था, जो अभिकारकों में थे, वे के वे परमाणु किसमें होंगे, उत्पाद के अंदर, और उतनी ही संख्या में होंगे, उतनी ही संख्या के अंदर वो होंगे। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन है, यहाँ पर उत्पाद के अंदर भी हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन। क्या इसके अंदर कोई नया परमाणु आया या कोई नष्ट हुआ? नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। कहीं पर भी ना तो कोई नया परमाणु आया है और ना कोई परमाणु नष्ट हुआ है। तीसरी अभिक्रिया में देखो, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो किसी भी प्रकार का जो परमाणु है ना तो नष्ट हुआ है, न वो जो है नया बना है। अब यहाँ पर आपको जरूर हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कहीं पर कि मैडम यहाँ ऑक्सीजन, ये देखो, ये इस तरीके से अगर आप किसी भी अभिक्रिया के अंदर हमको लगता है कि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं, तो उनको संतुलित करना पड़ता है। वो हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट, ये जो सिद्धांत की जो इन्होंने बात कही थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें न तो परमाणु नष्ट होते हैं, न तो कोई परमाणु नष्ट होगा और न ही कोई नया परमाणु, खाली उनकी जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, बदल जाती है। व्यवस्था कैसे बदली? जैसे ये सोडियम है वो OH के साथ में जुड़ा हुआ था, अब ये टूट गया और ये किसके साथ में जुड़ गया, ये इसके साथ में जुड़ गया और ये जल इसके साथ में जुड़ गया। तो इन परमाणुओं की जो व्यवस्था थी वो बदल गई। कैसे? जैसे मान लीजिए ये ABC 3 परमाणु थे, इन्होंने कोई रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये बन गया A प्लस BC बन गया, या हो सकता था AB बन जाता प्लस C बन जाता, या AC बन जाता प्लस B बन जाता। तो परमाणु वो के वो है, खाली उनके व्यवस्थित होने का जो क्रम है वो क्या हो गया, बदल गया है। ठीक है, ये डाल्टन ने जो अपने परमाणु सिद्धांत में कुछ बातें कही थी, तथ्य कहे थे। अब इसके बाद में बात आई कि परमाणु की संरचना हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो उसका जो सूक्ष्मतम कण है वो क्या है, परमाणु है। लेकिन अब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आई कि भाई परमाणु की आखिर संरचना कैसी होती है, परमाणु आखिर कैसा दिखाई देता होगा। एक जो छोटा परमाणु है उसके क्या उसके अंदर भी कुछ है? तब अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने अपने मत दिए, जिसमें से मुख्य रूप से 3 मत जो आए थे जिन्होंने पूरे परमाणु की व्याख्या की। उसमें सबसे पहला जो मत आया था वो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आया था। दूसरा जो इसके अंदर था वो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा जिसने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को कुछ दूर किया वो था नील्स बोहर का मॉडल। तो इसके बारे में हम लोग अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।